हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब स्टडी सेंटर। और जैसा कि आप सबको पता होगा, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस को देखा है तो हम DT+B TGT सोशल साइंस के जो PYQs हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। अभी हमारा जो पेपर चल रहा है वो कब कंडक्ट हुआ था, 9 सितंबर को शिफ्ट 3 में कंडक्ट हुआ था। ये पेपर है 2021 का। सो लास्ट पेपर जो हुआ था DT+B में वो कब हुआ था, 2021 में, और अब जाके कब हो रहा है, 2025 में। सो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसके बीच में 4 साल का गैप है और वैकेंसीज़ भी बहुत ही कम आई हुई हैं। तो अच्छे से आप लोग प्रिपेयर करिए सो दैट क्या क्या कर सकें, जो पेपर है उसको ईजिली क्लियर कर सकें। अब ये इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ये DT+B का पेपर है तो ये सिर्फ DT+B वाले ही देखेंगे। इसकी रेलेवेंस आपके KVS NVS, अगर आप BPSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए भी देख सकते हैं। और जो इस टाइम पे RPSC की वैकेंसी निकली हुई है उसके लिए भी आप इसको क्या कर सकते हैं, रेफ़र कर सकते हैं वीडियो को। तो आप अगर इन चारों में से किसी भी, इन पांचों में से किसी भी टीचिंग वैकेंसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो भी सोशल साइंस से स्पेसिफिक, यानी सिर्फ हम इसमें क्या कर रहे हैं, सोशल साइंस के क्वेश्चंस को ही डिस्कस कर रहे हैं। तो आपको पता है कि DT+B का जो लेवल होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। तो अगर आप इससे प्रिपेयर करेंगे तो ये जो टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्लेटफॉर्म्स हैं इनमें भी आप क्या कर सकते हैं, ईज़िली स्कोर कर सकते हैं और क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि मोस्टली जो पैटर्न है वो सभी एग्ज़ाम्स का क्या रहता है, सेम ही रहता है, और कॉन्सेप्ट जो है हमारा वो भी क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। हमने इसके 2 वीडियोज़ को ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, यानी 40 क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं। और आपको पता होगा कि मैं क्वेश्चन के साथ साथ आपको एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड कर रही हूँ, वो भी हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपका कोई फ्रेंड जो इनमें से किसी भी टीचिंग वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहा है और उसकी प्रिपरेशन कर रहा है तो आप उसको ज़रूर ये वीडियो रेफ़र कर सकते हैं। बट ये पेपर जो है वो सोशल साइंस स्पेसिफिक है। अगर आप सोशल साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ही क्या है, उनके लिए क्या है, वैलिड है। बाकी अपने सब्जेक्ट कंसर्न में देखेंगे। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो को। जैसा कि मैंने बताया आपको कि हम लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 40 तक डिस्कस करा था। तो आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 41 से 60 क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि किससे रिलेटेड है, हमारा ग्रिफिथ टेलर्स स्केल ऑफ डिस्कम्फर्ट was divided into 6 categories: 55 डिग्री फ़ारेनहाइट, 60 डिग्री फ़ारेनहाइट रिप्रेजेंट, यानी जो ग्रिफिथ टेलर की असुविधा के पैमाने को 6 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। और उसमें जो उन्होंने डिवाइड करा था 55 डिग्री फ़ारेनहाइट और 60 डिग्री फ़ारेनहाइट को, वो ऑप्शन है हमारे पास। यूजुअली अनकंफर्टेबल, यानी आमतौर पर असहज, ऑफन अनकंफर्टेबल, अक्सर असहज, आइडल कंडीशन आदर्श स्थिति, या वेरी रेयरली अनकंफर्टेबल, यानी बहुत कम ही असहज। तो हम देखते हैं हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो उन्होंने डिवीज़न किया है तो उस डिवीज़न में 55 डिग्री और 60 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में वेरी रेयरली, यानी बहुत ही कम असहज वाला कंडीशन को उन्होंने रिप्रेजेंट किया है। अगर हम इनके थोड़ा बहुत देखें तो ग्रिफिथ टेलर स्केल ऑफ डिस्कम्फर्ट, तो इन्होंने वेट बल्ब टेम्परेचर यानी फ़ारेनहाइट्स में कर रखा है, कैटेगरी है और कंफर्ट लेवल है। तो 40 से 45 डिग्री वेरी रियली अनकंफर्टेबल, कोल्ड बट टॉलरेबल, यानी कोल्ड होता है बट इसको क्या किया जा सकता है, टॉलरेट किया जा सकता है। देन 45 to 55 आइडल है। ये मोस्ट कंफर्टेबल जोन होता है। 55 से 60 रियली अनकंफर्टेबल, स्लाइटली डिस्कम्फर्ट होता है इसमें। बट 60 to 65 समटाइम्स अनकंफर्टेबल, माइल्ड हीट हो जाता है, स्ट्रेस। नेक्स्ट हमारा 65 से 70 ऑफन अनकंफर्टेबल, नोटिसेबल डिस्कम्फर्ट। और 70 और उससे ऊपर वाला जो होता है यूजुअली कंफर्टेबल होता है, क्योंकि इसका क्या होता है, हाई हीट और हाई ह्यूमिडिटी हो जाता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा क्वेश्चन नंबर 42,
विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रिवर आउटफ्लो इज़ करेक्ट, यानी निम्नलिखित में से कौन सा नदी बहिर्वाह का युग्म सही है। नाइल रिवर वो मेडिटेरेनियन सी में जाके गिरती है, अमेजोन रिवर अटलांटिक ओशन में जाके गिरती है और इंडस रिवर बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। तो आपको पता होगा कि इंडस रिवर बे ऑफ बंगाल में नहीं बल्कि हमारे वेस्ट साइड में जो अरेबियन सी है वहाँ पे जाके गिरती है। तो जिसमें भी थर्ड होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर नहीं होगा। ओके, सो आप ऐसे जो ऑप्शंस हैं उनको भी क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। और अब हमारे पास दो ऑप्शंस बचे, दैट इज़ फर्स्ट एंड सेकेंड या फिर ओनली सेकेंड। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी जो नील रिवर है ये क्या है, हमारी लॉन्गेस्ट रिवर है, जो कि कौन से कॉन्टिनेंट में आती है, साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आती है, जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 43, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट रिगार्डिंग द लैटिट्यूडनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी इन द ओशंस। मतलब कि महासागरों में लवणता के अक्षांशीय वितरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। द हाईएस्ट सैलिनिटी इज़ रिकॉर्डेड इन इक्वेटोरियल रीजन, यानी जो हमारा इक्वेटर वाला जो रीजन है उसमें जो वाटर बॉडी पाई जाती है उसमें जो सैलिनिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। और नेक्स्ट है हमारा सैलिनिटी ऑफ द ओशन ऑफ नदर्न हेमिस्फीयर इज़ हायर देन दैट ऑफ सदर्न हेमिस्फीयर, यानी जो उत्तरी गोलार्ध के महासागर की लवणता जो है वो दक्षिणी गोलार्ध के तुलना क्या है, अधिक है। सो हम देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा हमारा नीदर 1 और नीदर 2 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी इन दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट हमारा क्या था, सही नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 44, द कोसी रिवर इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, यानी जो कोसी रिवर है हमारी वो किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है। सो आपने पढ़ा होगा ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदियाँ होती हैं। तो नदी का एक तंत्र होता है, जैसे एक लंबी रिवर होती है उसमें बहुत सारी छोटी रिवर आगे क्या करती हैं, मिलती हैं। वो जो छोटी रिवर्स मिलती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूटरी बोलते हैं। तो नर्मदा की ट्रिब्यूटरी है या ब्रह्मपुत्रा की, इंडस की या फिर गंगा की। सो आप सबको पता होगा कि जो कोसी रिवर है वो गंगा की ट्रिब्यूटरी है और ये लेफ़्ट साइड से आके क्या होती है, गंगा में मिलती है। और कोसी रिवर्स को अगर आपने पढ़ा हो तो इसे सोरो बिहार भी बोलते हैं, क्योंकि बिहार के रीजन में जब ये आती हैं तो कई बार क्या होता है इसकी वजह से, तो फ्लड जैसी सिचुएशन क्या हो जाती है, अराइज हो जाती है बिहार में, इसलिए इसको सोरो बिहार के नाम से जाना जाता है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है DT+B में भी और BPSC में भी पूछा जाता है। सो अगर हम देखें तो ये हमारी क्या है, गंगा रिवर है, जो कि आपको पता है गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है उत्तराखंड से। फिर इसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है हमारी यमुना रिवर है, और यमुना रिवर की कुछ हैं ट्रिब्यूटरी जैसे चेलम, बेतवा, ये सारी क्या है हमारी यमुना की हैं। फिर सोन अगर देखें तो सोन हमारी क्या है, गंगा की ट्रिब्यूटरी है। और यहाँ पर दामोदर जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, यहाँ पे गंगा वेस्ट बंगाल में जाके 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाता है। वन उसका क्या हो जाता है नाम, हुगली, और दूसरा क्या नाम हो जाता है उसका, पद्मा। ठीक है, तो बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जानते हैं। बाद में फिर ब्रह्मपुत्रा के उससे मिलती है, फिर जो एक ब्रांच निकलती है उसको हम क्या बोलते हैं, मेघना बोलते हैं, जो जाके हमारे बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाती हैं। सो अगर मैं दिखाऊं तो ये रहा कोसी, जो कि ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, हमारे तिब्बत में हो रहा है, फिर ये नेपाल से होकर बिहार में एंटर करता है और हमारे गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। और गंडक, घाघरा, गोमती, ये सारी क्या है, गंगा की लेफ्ट बैंक कुछ मेन ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 45, द आर्कियन रॉक्स कवर 2/3 ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, यानी जो आर्कियन चट्टानें हैं वो क्या करती हैं, प्रायद्वीपीय भारत के 2/3 हिस्से को कवर करती हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ आर्कियन रॉक, यानी इनमें से कौन सा एक आर्कियन रॉक है। द बंगाल जो होती हैं गिनीज वो हैं आर्कियन रॉक्स के एग्जाम्पल, या फिर जो नीलगिरी गिनीज हैं वो। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ, यानी दोनों ही जो टाइप्स हमारे गिवन हैं वो क्या है, आर्कियन रॉक्स के एग्जाम्पल्स हैं। सो अगर हम देखें तो रॉक सिस्टम इन इंडिया में देखते हैं, सबसे पहले आते हैं हमारी आर्कियन रॉक्स जो प्री कैम्ब्रियन एरा में होती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, ओल्डेस्ट यानी वेरी ओल्ड प्लूटोनिक रॉक्स होती हैं। तो ये क्या होती हैं, आर्कियन गिनीज एंड
जो हमारी चिस्ट होती हैं वो होती हैं, और दरबार सिस्टम। फिर आता है हमारा पुराना रॉक सिस्टम जो प्री कैम्ब्रियन एरा ओल्डेस्ट मेटामॉर्फोस रॉक्स होते हैं ये। फिर आता है हमारा द द्रविडियन रॉक सिस्टम, पैलियोजोइक पीरियड की हैं, जिसमें क्या होता है कार्बोनिफेरस रॉक्स होती हैं, जैसे यूरोपियन एंड नॉर्थ अमेरिकन कोल्स, ये सारे क्या हैं हमारे द्रविडियन रॉक सिस्टम के क्या हैं हमारे एग्जाम्पल हैं। फिर आता है हमारा आर्यन रॉक्स सिस्टम, जो हमारे क्या होते हैं रिसेंट रॉक्स होते हैं, जिसमें गोंडवाना सिस्टम, जैसे आपको पता होगा कि हमारा जो इंडिया है वो गोंडवाना का पार्ट है। जुरासिक सिस्टम, डेक्कन ट्रैप और टेरिटरी सिस्टम, ये सारे क्या हैं हमारे आर्यन रॉक्स के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, सो आई होप ये क्लियर होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। इन इंडिया द सेशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट मानसून कंप्राइजेज डैश। तो भारत में उत्तर पूर्वी मानसून का मौसम कौन सा होता है? हॉट वेदर सीज़न यानी गर्म मौसम का मौसम, या फिर रेनी सीज़न यानी बरसात का मौसम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ओनली फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, कि जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया की जो रीजन है उसमें हॉट वेदर सीज़न में क्या होता है मानसून बोला जाता है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। विच आर द फॉलोइंग पासेस कनेक्ट उत्तराखंड टू तिब्बत, यानी इनमें से कौन सा पास है जो उत्तराखंड को किससे कनेक्ट करता है? तिब्बत से कनेक्ट करता है। तो पासेस वो होती हैं, लेट्स सपोज जो माउंटेन रेंजेस होते हैं उनके बीच में जो गैप होता है जिसके थ्रू हम ट्रैवल कर सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? पासेस बोलते हैं। तो ऑप्शन है हमारा मुलिंगला पास, या फिर मंगसाधारा पास, या फिर लिपुलेख पास। सो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि जो तीनों पास हमारे गिवन हैं वो क्या करते हैं? उत्तराखंड को तिब्बत से कनेक्ट करते हैं। और आपने अगर मेरी प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा तो हर एक सेशन में ये पास से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, तो इसको आप वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करके जितने भी हमारे इंडिया के पासेस हैं उनको आप अच्छे से लर्न कर लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन ज़रूर आपके एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है, जितने भी मैंने PYQs आपको करवाए हैं। सो ये मैप मैं आपको फिर से दिखा रही हूँ, और मैंने जितनी बार इन क्वेश्चन को डिस्कस करा है उतनी बार मैंने आपको क्या किया है, मैप को दिखाया है। तो ये क्या है हमारे कुछ पासेस हैं, जैसे कि ये है हमारा उत्तराखंड का रीजन, और ये हमारा उत्तराखंड स्टेट है, और ये हमारा कौन सा है? ये येलो वाला तिब्बत है। तो अगर हम देखें तो मुलिंगला पास, माना पास, नीति पास, लिपुलेख और मांगसा धोरा, ये तीनों ये सारे क्या हैं हमारे उत्तराखंड को कनेक्ट करते हैं, किससे? तिब्बत से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, बाकी जो हमारे हैं वो ये वाला है लद्दाख वाला रीजन, और ये वाला हमारा कौन सा है? जम्मू कश्मीर वाला रीजन, और ये कौन सा हमारा लद्दाख वाला पार्ट है। तो ये भी पूछ सकता है कि लद्दाख को कनेक्ट करता है, यहाँ से तिब्बत है, उसके बाद यहाँ पर क्या है? चाइना है। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, डेट इज क्वेश्चन नंबर 48। एज पर 2011 सेंसस विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर स्टेट इन इंडिया, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा था? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, या फिर महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? उत्तर प्रदेश हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कि 2011 की जब जनगणना हुई थी तो उसमें सबसे ज़्यादा आबादी कौन से देश में थी? उत्तर प्रदेश में थी। लेकिन अगर डेंसिटी पूछे तो डेंसिटी में बिहार आता है। ओके, सो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो कि रिलेटेड हमारे 2011 के सेंसस से। तो टोटल पॉपुलेशन इंडिया की कितनी हो गई थी? 1.21 बिलियंस, और ये डिकेडल ग्रोथ यानी 10 साल का ग्रोथ होता है, 17.7% का क्या था? इंक्रीमेंट हुआ था 2001 के कंपैरिजन में। और मोस्ट पॉपुलर स्टेट कौन सा था? उत्तर प्रदेश सा था, जिसकी आबादी कितनी थी? 199.8 मिलियन। नेक्स्ट है लीस्ट पॉपुलर स्टेट, तो सिक्किम था, सबसे कम आबादी वाला देश। सेक्स रेशियो को देखें, यानी कि पर 1000 मेल में कितनी फीमेल्स हैं, तो ये कितना है? 940 इंक्रीज़ हो गया था एज़ कम्पेयर टू 1933, जो कि किस में था? 2011 में था। और चाइल्ड सेक्स रेशियो 919 फीमेल पर 1000 मेल्स पे, जो कि पहले क्या था? 927 था 2001 में। लिटरेसी रेट है ओवरऑल है हमारा 74.04%,
जिसमें मेल का क्या है 82.14% और फीमेल का क्या था 65.46%। और हाईएस्ट लिटरेसी वाला स्टेट कौन सा था, केरला था। और सबसे लीस्ट लिटरेसी वाला कंट्री स्टेट कौन सा है हमारा, बिहार है। अब अगर हम डेंसिटी के बारे में डिस्कस करें तो पॉपुलस डेंसिटी हमारी कितनी है ऑल ओवर द इंडिया की 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, जो कि इंक्रीज़ हो गया था। 2001 में कितना था 325 लोग एक स्क्वायर किलोमीटर में रहते थे, जो कि इंक्रीज़ हो गया, कितना हो गया था 382 हो गए थे पर्सन। और हाईएस्ट डेंसिटी वाले स्टेट जैसा कि मैंने भी आपको बताया बिहार 1106 लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में। अर्बन पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा 31.2% थी, जो कि क्या हुई है इंक्रीज़ हुई है। और रूरल पॉपुलेशन 68.8% है। एससी की पॉपुलेशन 2001.4 मिलियन है, जो कि इंक्रीज़ हुआ है 21% से। एसटी की पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुआ है 23.7% से। और रिलीजन कौन से फॉलो किए जाते हैं, हिंदू 79.8%, मुस्लिम है 14.23%, क्रिश्चियन है 2.3%, सिख हैं 1.9% और जैन है हमारे कंट्री में 0.4%। तो इन फैक्ट्स में से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, सो इन्हें आप क्या करेंगे अच्छे से लर्न करके जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 49। वेरियस टाइप ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटीज आर कैलकुलेटेड फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस। न्यूट्रिशनल डेंसिटी इज एक्सप्रेस एज। तो इसमें ये पूछ रहा है विशिष्ट उद्देश्यों के लिए विभिन्न प्रकार के जनसंख्या घनत्व की गणना की जाती है। पोषण घनत्व को डैश के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो एग्रीकल्चर पॉपुलेशन को डिवाइड करना है टोटल कल्टीवेटेड लैंड एरिया से, यानी कृषि जनसंख्या को डिवाइड करना है कुल खेती वाले क्षेत्र से। टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल कल्टीवेटेड एरिया, कुल जनसंख्या डिवाइडेड बाय कुल खेती वाला क्षेत्र। या फिर टोटल रूरल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल बैरन लैंड, कुल ग्रामीण आबादी, कुल बंजर भूमि। टोटल अर्बन पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल बैरन लैंड, यानी कुल शहरी आबादी को डिवाइड किया गया है कुल बंजर भूमि से। सो हमें पूछा गया है ये पोषण घनत्व यानी न्यूट्रिशनल डेंसिटी के रिगार्डिंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा कि टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड किया जाएगा टोटल कल्टीवेटेड एरिया से। ठीक है, मतलब हमारी आबादी कितनी है और हमारे पास कितनी लैंड बॉडी है जिसमें हम क्या कर सकते हैं उस एरिया को कल्टीवेट कर सकते हैं। तो इससे हमारा क्या निकलता है न्यूट्रिशनल डेंसिटी हमारी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 50। द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज a composite of three basic components of human development. Which of the following is not that components? यानी जो हमारा HDI मानव विकास सूचांक होता है वो मानव विकास के 3 बुनियादी घटकों का एक सम्मिश्रण है। और इसमें से पूछ रहा है कौन सा उसका घटक नहीं है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या फिर नॉलेज यानी जीवन का स्तर या फिर ज्ञान। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बोथ, क्योंकि ये दोनों जो हैं वो HDI को डेवलप करने वाले क्या हैं फैक्टर्स, यानी HDI इनके द्वारा क्या होता है इन्फ्लुएंस होता है। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और नॉलेज दोनों ही क्या हैं इसके फैक्टर्स हैं किसके हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आयरन एंड स्टील प्रोड्यूसिंग रीजन इन इंडिया। भारत में मतलब निम्नलिखित में से कौन सा भारत में लौह इस्पात उत्पादक क्षेत्र नहीं है, भिलाई, दुर्गापुर, रौकेला या फिर कानपुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कानपुर हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर, यानी कानपुर में आयरन और स्टील प्रोड्यूस नहीं होता है। सो हम देखते हैं कुछ ऐसे रीजन जहाँ पे क्या होते हैं आयरन और स्टील प्रोड्यूस होते हैं। तो ईस्टर्न इंडिया में झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल मेजर स्टील प्लांट्स हैं हमारे टिस्को जमशेदपुर में, बोकारो, रौकेला में और भिलाई और दुर्गापुर में। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शंस हमारे पास थे। फिर सदर्न इंडिया में अगर हम देखें तो कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में मिलते हैं। और अगर हम स्टील प्लांट्स के बारे में देखें तो विशाखापट्टनम स्टील प्लांट, सलीम स्टील प्लांट्स, JSW स्टील, ये सारे क्या हैं स्टील प्लांट्स के एग्जांपल हैं। और वेस्टर्न इंडिया का अगर पार्ट देखें तो महाराष्ट्र और गुजरात में होते हैं। ठीक है, तो कानपुर जो था वो वहाँ पे क्या होता है इनके प्लांट्स नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 52।
According to the Weber's model of industrial location, in which of the following condition the appropriate location of industry will be near the लोकलाइज्ड रॉ मटेरियल सोर्सेज, यानी औद्योगिक स्थान के वेबर मॉडल के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्थिति में उद्योग का उपयुक्त स्थान स्थानीयकृत कच्चे माल के स्रोत के पास होगा। इफ़ एन इंडस्ट्री हैज़ अ मटेरियल इंडेक्स ग्रेटर देन 1, यानी यदि किसी उद्योग में एक से अधिक सामग्री सूचांक है। इफ़ एन इंडस्ट्री हैज़ मटेरियल इंडेक्स इक्वल टू 0, यानी यदि किसी उद्योग में शून्य के बराबर सामग्री सूचांक होते हैं। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ओनली फर्स्ट, यानी जो फर्स्ट फैक्टर है वो हमारा क्या है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 53, विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बार्ले इन द वर्ल्ड, यानी विश्व में जौ की सबसे बड़ा जौ की खेती करने वाला सबसे बड़ा देश जौ का उत्पादक करने वाला सबसे देश कौन सा है जहाँ पे जौ का सबसे ज़्यादा उत्पादक होता है। रशिया में, फ्रांस, जर्मनी या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा रशिया में सबसे ज़्यादा हमारे पाले का प्रोडक्शन होता है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया राइस इज़ ग्रोन एज कमर्शियल क्रॉप। तो भारत के कौन से क्षेत्र में या कौन से राज्य में चावल को वाणिज्यिक फसल के रूप में उगाया जाता है, यानी कमर्शियल क्रॉप, यानी कि मेनली उनका फोकस होता है इसको बेचने पर। हरियाणा, उड़ीसा या फिर पंजाब। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा डैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, यानी फर्स्ट एंड थर्ड क्या है हमारा राइट आंसर है। उड़ीसा में पंजाब जो चावल है वो कमर्शियल क्रॉप नहीं है, बल्कि हरियाणा और पंजाब में एज अ कमर्शियल क्रॉप क्या किया जाता है इसको उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट रिगार्डिंग द ड्राई फार्मिंग, यानी हमसे पूछ रहा है सूक्ष्म खेती के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट हमारा कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन एरिया वेयर रेनफॉल इज़ लेस देन 100 सेंटीमीटर, यानी ये सूक्ष्म खेती उस क्षेत्र में होती है जहाँ पे जो वर्षा होता है वो 100 सेंटीमीटर से कम होता है। ग्रेन लाइक मैजे एंड बाजरा आर ग्रोन इन दिस फार्मिंग, और मक्का और बाजरा जैसे अनाज उगाए जाते हैं। ड्राई फार्मिंग एरिया आर हाईली वोलनरेबल टू सॉइल इरोजन, यानी सूक्ष्म खेती क्षेत्र मिट्टी के कटाव के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर, यानी सेकेंड और थर्ड वाला क्या है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सो अगर हम ड्राई फार्मिंग के बारे में बात करें तो ड्राई फार्मिंग क्या होती है, एक ऐसा है लो इनपुट और क्लाइमेट अडेप्ट फार्मिंग टेक्निक है जहाँ पे क्रॉप्स ग्रोन होती है यूजिंग सॉइल मॉइस्चर स्टोर फ्रॉम द रेनी सीजन, यानी जो सॉइल क्या करती हैं मॉइस्चर को स्टोर कर लेती हैं, यानी मिट्टी की नमी का उपयोग करके उगाया जाता है, जिसमें बहुत कम या कोई सिंचाई नहीं करनी होती, और इन उस रीजन में होती हैं जहाँ पर जो रेनफॉल होती है हमारी वो 750 mm से कम रेनफॉल होती है। और गोल क्या होता है मैक्सिमाइज यील्ड यूजिंग अवेलेबल नेचुरल मॉइस्चर एंड कंजर्विंग वाटर एंड सॉइल। तो इसमें क्या होता है कि पानी और मिट्टी के संरक्षण के दौरान उपलब्ध प्राकृतिक नमी का उपयोग करके उपज को अधिकतम किया जाता है इसमें, और पानी को बचाया जाता है, और सॉइल मॉइस्चर का क्या किया जाता है यूज़ किया जाता है इन ड्राई फार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 56, विच साइड ऑफ द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कॉरिडोर हैज़ द लॉन्गेस्ट लेंथ। आपको पता है कि हमारे इंडिया को मतलब जो कॉर्नर्स हैं जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई, ये हमारे इंडिया के 4 कॉर्नर्स हैं जिनको कनेक्ट किया जाता है, फिर उनको हम क्या बोलते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कॉरिडोर बोलते हैं। तो इसमें से पूछ रहा है सबसे लंबाई किसकी है, मुंबई चेन्नई की है, दिल्ली मुंबई की है, कोलकाता चेन्नई की है, या फिर दिल्ली और कोलकाता की है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कोलकाता और चेन्नई हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर, यानी जो सबसे लेंथ है सबसे ज़्यादा किसकी लेंथ है कॉरिडोर की, दैट इज़ कोलकाता एंड चेन्नई की सबसे ज़्यादा लेंथ है। तो अगर हम लेंथ देखें तो दिल्ली कोलकाता की लेंथ कितनी है 1400 समथिंग किलोमीटर, कोलकाता चेन्नई की 1600 है, चेन्नई मुंबई की 1200 है, और मुंबई और दिल्ली की कितनी है 14। तो कोलकाता और चेन्नई क्या है
हमारे सबसे लॉन्गेस्ट कॉरिडोर हैं, ठीक है, जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कवर करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 57। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फीचर फिल्म इन द वर्ल्ड इज़, यानी दुनिया में फ़ीचर फिल्मों का सबसे बड़ा निर्माता कौन है? नाइजीरिया, इंडिया, जापान या फिर रशिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंडिया हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो इंडिया में दुनिया की सबसे बड़ी फीचर फिल्मों को बनाने की निर्माता कहाँ है? इंडिया में इस्टेब्लिश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 58। द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट इज़ रीच्ड बाय सुनामी इज़ रेफर्ड टू एज, यानी सुनामी द्वारा पहुंचने वाली अधिकतम क्षैतिज दूरी को क्या कहा जाता है? फ्लो डेप्थ कहा जाता है, प्रवाह की गहराई, इनोडेशन, बाढ़, रनअप या फिर डेटम लेवल कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इनंडेशन यानी बाढ़ इसको कहा जाता है, यानी सुनामी द्वारा पहुंचने वाली अधिकतम जो क्षैतिज दूरी होती है वो क्या कहलाती है? हमारी इनंडेशन कहलाती है। सो आज का हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 59। इन इंडिया द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इज़ द नोडल मिनिस्ट्री एट द सेंटर फॉर कोऑर्डिनेटिंग डिजास्टर मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ फॉर ऑल नेचुरल हजार्ड एक्सेप्ट, यानी भारत में जो गृह मंत्रालय है वो एक आपदा को छोड़कर सभी प्राकृतिक खतरों के लिए आपदा प्रबंधन गतिविधियों के लिए समन्वय के लिए केंद्र में नोडल मंत्रालय है। तो कौन से आपदा को छोड़कर हैं? वोल्केनिक डिजास्टर्स, ड्रॉट, सुनामी या फिर लैंडस्लाइड्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर, यानी ड्रॉट्स को छोड़कर बाकी जितने भी प्राकृतिक खतरे होते हैं उनका क्या करती है? ये आपदा प्रबंधन करती है। कौन करती है? हमारा होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय करता है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर स्केल इज़ यूज टू डिटरमाइन द इंटेंसिटी एंड सेवरिटी ऑफ अर्थक्वेक, यानी भूकंप की तीव्रता और गंभीरता को निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से किस मापक पैमाने का उपयोग किया जाता है? मार्केली स्केल का या फिर सफ़ीर सिम्पसन स्केल का। तो आपको पता होगा सफ़ीर सिम्पसन जो स्केल होता है ये किसको मापता है? हमारे जो हैरिकेन्स होते हैं उनको मापता है। तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शंस देख लेते हैं, ओनली फर्स्ट, ओनली सेकेंड, बोथ या फिर नीदर। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, यानी मार्केरी स्केल क्या करता है? अर्थक्वेक की तीव्रता और गंभीरता को मापता है। सो आज के 60 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए, और ये जो स्केल और जो हमारे डिज़ास्टर्स हैं इनसे रिलेटेड एक बार और क्वेश्चन आया था जिसे मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, तो आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। सो यहाँ पे हमने आज के जो 20 क्वेश्चंस थे उनको डिस्कस कर लिया है। आई होप क्वेश्चन कुछ ऐसे होंगे जिन्हें आप जानते हैं और आपने ट्राई भी किया होगा राइट आंसर लगाने के लिए, और कुछ आपके ऐसे क्वेश्चंस रहे होंगे जिन्हें आप नहीं पता होगा तो उन्हें आप नोट डाउन ज़रूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस के साथ।